तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है कल विलय और विलायक के बारे में समझ लिया था और मैंने आपको बताया था कि हम विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने विलयन को 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला है हमारा स्टूडेंट्स भौतिक अवस्था के आधार पे। तो हम पहला समझेंगे भौतिक अवस्था के आधार पे। इसमें हमने गैस को रखा है, द्रव को रखा है और ठोस को रखा है। तो गैस, द्रव, ठोस, इन तीनों को हम 3 भागों में बांट कर समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास है अगला, हम कह सकते हैं विलय की मात्रा के आधार पे। तो हम लोग समझेंगे विलय की मात्रा के आधार पे। विलयन हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। फिर हम समझेंगे विलयता के आधार पे। तो विलयता के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। फिर इसके बाद में हमने अवयवी भागों की संख्या के आधार पर इसमें हम 3 तरह के विलयन पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर गैस, द्रव और ठोस। देखिए स्टूडेंट, तो पहला है हमारा विलयन का वर्गीकरण, इसमें है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हमने एक तरफ रखा है विलय, एक तरफ रखा है विलायक, एक तरफ रखा है विलयन और दूसरी तरफ हमने स्टूडेंट्स रखे हैं, हम कह सकते हैं उदाहरण। ठीक है, तो इनको हमें जो है समझना। हम कह सकते हैं, हम पढ़ेंगे अब विलयन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हमने एक तरफ रखा है विलय को, एक तरफ रखा है हमने विलायक को और एक तरफ हमने रखा है विलयन को। ठीक है, और एक तरफ हमने स्टूडेंट्स रखे हैं उदाहरण। तो इनको हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास है विलायक। अब विलायक में हमने सबसे पहला क्या ले रखा है स्टूडेंट, गैस। ठीक है ना, क्या ले रखा है, गैस। अब देखिए गैस को, पहले गैस में हम लोग क्या करेंगे, गैस मिलाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें कैसा मिश्रण मिलेगा। फिर हम गैस में द्रव मिलाएंगे, फिर देखेंगे कैसा मिश्रण बनेगा, क्या वो विलयन होगा। क्योंकि हमें पता है कि विलयन की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। फिर हम गैस में ठोस को मिलाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों गैस वाले विलयन हैं, इसमें आप बताइए कि जो विलयन बनेगा उसकी अवस्था कैसी होगी। तो आप कहेंगे सर जो विलयन बनेगा ना, उसकी अवस्था जो होगी वो गैसीय होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि विलयन जो होता है वो सदैव विलायक की अवस्था दर्शाता है। तो जो विलायक की अवस्था है वही क्या होगी, विलयन की अवस्था होगी। अब देखिए जब हमने गैस में गैस को मिलाया तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स, वो होगा वायु में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। तो आप बताइए जब आप 2 गैसों को आपस में मिलाते हैं तो क्या उन्हें आप अलग अलग देख सकते हो आँखों से? तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये हमारा समांगी विलयन हो गया। और क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं इसीलिए हमारा ये विलयन हो गया। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है गैस में, हम कह सकते हैं गैस में गैस का। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट गैस में द्रव की, तो जब आप गैस में द्रव मिलाएंगे तो इसके लिए आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वायु में जलवाष्प। ठीक है ना, वायु में जलवाष्प जब मिलेगी तो आप उन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे। जबकि या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि क्लोरोफार्म में नाइट्रोजन, जो क्लोरोफार्म होता है ये बेहोशी के रूप में प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स ईथर के साथ। और इसमें अगर आप नाइट्रोजन गैस मिलाएंगे तो जो विलयन मिलेगा वो आपको हम कह सकते हैं गैस मिलेगा। इसके बाद अगला है स्टूडेंट्स हमारे पास गैस में ठोस। ठीक है, यानी गैस में हमें ठोस मिलाना है। जब आप गैस में ठोस मिलाएंगे तो आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स कपूर, जो कि स्टूडेंट नॉर्मली सॉलिड अवस्था में होता है, लेकिन जब इसका ऊर्ध्वपातन होता है तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो गैस में जब ये परिवर्तित होगा तो नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो उसे हम अलग अलग थोड़ी देख पाएंगे। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस में ठोस का। और स्टूडेंट आप कहेंगे सर आपने भी एक शब्द बोला ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि किसी ठोस का सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास देखिए विलयन द्रव। अब देखिए यहाँ पर द्रव है, यहाँ पर भी द्रव है, यहाँ पर भी द्रव है। तो पहले हम द्रव में गैस को घोलेंगे, फिर द्रव में हम द्रव को घोलेंगे, फिर द्रव में हम ठोस को घोलेंगे। तो आप बताइए हमारी विलयन की जो अवस्था आएगी स्टूडेंट्स वो कैसी आएगी? तो आप कहेंगे सर विलयन की जो अवस्था आएगी आपकी वो द्रव आई। क्यों? क्योंकि विलयन सदैव विलायक की अवस्था दर्शाता है। इस बार विलायक की अवस्था कैसी है, द्रव। तो विलयन की अवस्था कैसी होगी स्टूडेंट्स, द्रव। ठीक है, तो यहाँ पर पहले है हमारे पास द्रव में गैस। तो जो द्रव में हमारे पास गैस है
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट जल में CO2, या फिर हम जो पानी पीते हैं जल में O2, ठीक है ना। जल हो गया हमारा द्रव और उसमें हम गैस मिला रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट अगला है हमारे पास द्रव में द्रव। तो आप देखिए द्रव में द्रव का जो उदाहरण है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल। इसके बाद अगला है स्टूडेंट द्रव में ठोस। तो अगर हम द्रव में ठोस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट जैसे चीनी प्लस जल कह सकते हैं आप, नमक प्लस जल कह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ठोस में गैस, किसमें, ठोस में गैस। अब इसको समझते हैं। इसका देखिए उदाहरण है PD की सतह पर अधिशोषित H2 गैस। अब देखिए इसको एक हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो इस शब्द को आप समझिए कि अधिशोषित, अधिशोषित शब्द का मतलब होता है अधिशोषण से, मतलब किसी भी धातु की सतह पर या किसी भी पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ का जुड़ जाना, किसी भी पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ पर जुड़ जाना कहलाता है अधिशोषण। जैसे मान लीजिए जब हम बोर्ड पर इंक से लिखते हैं तो इंक जो होती है बोर्ड पर उसकी सतह पर आ जाती है लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाती है, यानी खाली ऊपर ही ऊपर रहनी चाहिए। जैसे पंखे पर धूल जम जाती है तो वो उसके लेयर्स के अंदर नहीं जाती है, ऊपरी सतह पे रहती है। तो ये हमारी कहलाएगी अधिशोषण, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको हम थोड़ा अच्छा समझते हैं कि आखिर कैसे सर जो ठोस है उसमें गैस मिलाते हैं तो विलयन हमारा कैसा आता है, द्रव आता है विलयन हमारा ठोस आता है, कैसे। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से स्टूडेंट समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने एक एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इसका अपचयन होगा, किसकी उपस्थिति में, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं। ये सारे के सारे ठोस होते हैं। तो जैसे ही आप इस एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ इसका हाइड्रोजनीकरण या अपचयन करेंगे ठोस उत्प्रेरक के साथ, तो देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट्स कि ये जो निकिल, पैलेडियम और PT होती है ना, इस पर क्या होगा कि हम कह सकते हैं इसकी सतह पर ये हाइड्रोजन गैस जाएगी और क्या होगी, इसकी सतह पर जाकर चिपक जाएगी। तो आप क्या हाइड्रोजन और निकिल या पैलेडियम, प्लेटिनम को अलग अलग देख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं देख सकते। तो जब ये यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस जाएगी तो इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। सिमिलरली ये भी एथीन भी यहाँ पर जाएगी तो इसके बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। तो जब इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और दो बॉन्ड ये है। तो कितने बॉन्ड होगा, 4। इस कार्बन के भी देखिए 4 ही बॉन्ड है और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड पूरे हैं। तो जब इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना स्टूडेंट्स, इसका जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और अच्छा स्टूडेंट जब हाइड्रोजन इसकी सतह पर चिपकेगी एथीन, तो ये अलग अलग हम नहीं देख पाएंगे। तो ये जो हमारा मिश्रण होगा ना स्टूडेंट, ये हमारा समांगी मिश्रण होगा। और इस तरीके से जो हमें विलयन मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, वो हमें ठोस विलयन मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आप इधर भी समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारे पास कार्बन है, ये 2 और 2 4 बॉन्ड इसके हैं और यहाँ पर देखिए इसके बॉन्ड पूरे हैं। तो इनके बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन निकिल या PD की सतह पर जाएगी तो ये इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि गैसीय अभिक्रिया में ठोस उत्प्रेरक प्रयोग करने पर गैस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यानी ये गैसीय अभिक्रिया होती है इसमें स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है, ठोस निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये क्या होते हैं, ठोस उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। और इनकी सतह पर क्या होती है, ये गैस क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, मतलब इनकी सतह पर जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ है हमारे पास कि ठोस उत्प्रेरक जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और उत्प्रेरक हम स्टूडेंट्स इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि अभिक्रिया की गति क्या हो जाए, तेज हो जाए। तो देखिए हमने गैस लिया और ठोस उत्प्रेरक लिया, तो जो हमें विलयन मिला एक तो समांगी मिला, साथ ही साथ विलयन की जो अवस्था थी वो हमें ठोस मिली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हम अपने टॉपिक पे चलते। तो हमने अभी पढ़ लिया है गैस और गैस में ठोस, ठीक है। अगला है द्रव और ठोस, यानी ठोस में द्रव। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स अमलगम। अब अगर हम अमलगम की बात करें स्टूडेंट तो समझिएगा ध्यान। देखिए अमलगम क्या होते हैं स्टूडेंट, किसी भी धातु का
अमलगम का मतलब होता है किसी भी धातु का पारद के साथ मिश्रण। अमलगम का मतलब होता है किसी भी धातु का पारद, पारद का मतलब होता है स्टूडेंट हम पारे को बोलते हैं, तो पारद के साथ मिश्रण जो होता है स्टूडेंट वो अमलगम कहलाता है। जैसे मतलब अमलगम अगर आपको बनाना है तो कोई एक धातु ले लीजिए और आप क्या ले लीजिए, पारा ले लीजिए। तो जैसे सोडियम सोडियम और मरकरी है हमारे पास, पारा मतलब मरकरी Hg। तो सोडियम को जब आप मरकरी में मिलाएंगे तो आपके पास जो मिश्रण बनेगा सोडियम अमलगम बनेगा, ठीक है। और ये आपका ठोस होगा। यहाँ पर देखिए ये लिक्विड था हमारा और ये हमारा ठोस है, तो ठोस में हम कह सकते हैं द्रव, तो ये सोडियम अमलगम हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जिंक का बनाएंगे तो जिंक होती है ठोस और अमलगम है द्रव, तो जब आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास आएगा जिंक अमलगम। तो हमारे पास लिक्विड हम कह सकते हैं द्रव अवस्था में होता है अमलगम, द्रव अवस्था में होता है अमलगम और ठोस अवस्था में होता है कोई धातु। तो आप कोई भी धातु को जब अमलगम में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है वो उसकी प्रावस्था कैसी होती है, हम कह सकते हैं ठोस होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक हमारा अवस्था है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक हमारे पास है ठोस का ठोस में, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा मिश्र धातु। देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में स्टील हो गया, तो जो स्टील होती है आपने कभी सोचा उस स्टील में क्या क्या बना हुआ होता है? उस स्टील में आपका Fe होता है, Mn होता है, कार्बन होता है, तो आपका स्टील में 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप इसको देखते हो स्टील को, क्या आपको आयरन, मैग्नीज और कार्बन अलग अलग दिखाई देता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, ये हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये समांगी मिश्रण है। अब चूंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ हैं इसीलिए क्या बन गया, मिश्रण विलयन बन गया। और आपको स्टील की अवस्था कैसी दिखाई देती है? तो आप कहेंगे सर हमें स्टील की जो अवस्था दिखाई देती है वो ठोस दिखाई देती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन भौतिक अवस्था के आधार पर ये ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से द्रव में गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो देखिए मिश्र धातु, इसमें तो ठोस और ठोस ही मिलती हैं, ये तो नहीं होगा। द्रव में गैस ढूंढना है हमें। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, मतलब गैस में हमने द्रव घोला, क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है, तो ये भी नहीं होगा गैस में द्रव, हमें तो द्रव में गैस चाहिए। अमोनिया जल, अमोनिया होती है मतलब हुआ कि अमोनिया को घोला गया जल में, तो जल क्या हो गया हमारा द्रव, अमोनिया क्या हो गई गैस। तो द्रव और द्रव का नहीं है, द्रव और गैस का विलयन स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, द्रव और गैस का विलयन। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो हमारा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ये वाला, अमोनिया जल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है। चलिए अब हम स्टूडेंट्स अपना दूसरा वर्गीकरण शुरू करें। वर्गीकरण हमारा है विलय की मात्रा के आधार पर। तो अगर हम विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करें तो पहला होता है हमारा तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसा विलयन हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स तनु विलयन कहलाता है। जबकि हम बात करें सांद्र विलयन की, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसा विलयन हमारा सांद्र विलयन कहलाता है। अब स्टूडेंट देखिए कोई भी विलयन, यहाँ पर जो हमने अपेक्षाकृत शब्द लगाया ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी विलयन आप सिंगल देख के नहीं बता सकते कि वो सांद्र है कि तनु, क्योंकि आपको सांद्र या तनु विलयन बताना है तो आपको उसकी अपेक्षा मीन्स तुलना करनी पड़ेगी किसी दूसरे विलयन की। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा 20% विलयन है ना, ये क्या है? H2SO4 का विलयन है, मतलब H2SO4 का जलीय विलयन है, यानी 20% इसमें तेजाब H2SO4 है और 80% जल है। तो इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये तनु होगा कि सांद्र होगा, लेकिन अगर इसके साथ हम 40% H2SO4 का विलयन ले लें तो आप देखिए इन दोनों में किस में H2SO4 की मात्रा ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 40% में, तो इसका मतलब ये विलयन बनेगा सांद्र और ये विलयन बनेगा हमारा तनु। अब यहाँ पर तनु लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसके मुकाबले ये विलयन स्टूडेंट्स हमारा क्या बनेगा? सांद्र विलयन बनेगा, ठीक है। अगर इसको और इसको हम कंपैरिजन करें तो आप देखिए ये 40% और ये 60%, तो इसका मतलब अब सांद्र ये बनेगा, तनु ये बनेगा। देख रहे हो पहले ये सांद्र था पर इससे जैसे ही इसकी इससे तुलना की तो अब ये तनु में आ गया और ये सांद्र हो गया। जबकि आप इन दोनों की तुलना करोगे, देखिए इसके मुकाबले ये सांद्र है, ये वाला सांद्र है इसके मुकाबले, लेकिन जब आप इसके साथ में इन दोनों की तुलना करोगे अब ये क्या कहलाएगा? तनु, और ये क्या होगा? सांद्र। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कोई भी विलयन तनु या सांद्र फिक्स नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया कि वो तनु है तो वो हमेशा कभी सांद्र नहीं होगा, या सांद्र है तो तनु नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ उसकी तुलना कर रहे हो, इसीलिए शब्द लगाया गया स्टूडेंट्स ऐसा विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है वो तनु विलयन कहलाता है, और जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वो सांद्र विलयन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स अगला हम पढ़ेंगे विलयता के आधार पे। उससे पहले ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं बर्तन है, जिस बर्तन की कैपेसिटी है 1 लीटर,
और टेम्परेचर है स्टूडेंट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमने क्या करा स्टूडेंट्स, चीनी डाली। तो हमने देखा कि स्टूडेंट जब हमने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली तो वो घुल गई, ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि हमने इसमें 10 ग्राम चीनी डाली, वो घुल गई। फिर 20 ग्राम चीनी डाली, वो भी घुल गई। ऐसे करते करते हमने 100 ग्राम तक इसमें चीनी डाली और घुल गई। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स हमने 500 के बाद 5 ग्राम चीनी और डाली तो वो 5 ग्राम चीनी घुली नहीं और इस बर्तन की सतह पर जाकर बैठ गई। तो हमें समझ में आया स्टूडेंट्स कि असल में जो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है वो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम है। इसका मतलब हम कहेंगे इस बर्तन की जो विलेयता होगी वो 100 ग्राम होगी कि इसमें इसके अंदर हम विलेय अधिक से अधिक कितना घोल सकते हैं, 100 ग्राम घोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे कोई पूछे कि विलेयता किसे, विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। फिर से स्टूडेंट्स, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। तो हमें समझ में आया कि किसी भी हम कह सकते हैं विलयन की जो विलेयता होती है, यानी किसी भी बर्तन की जो विलेयता होती है वो फिक्स होती है। जैसे 1 लीटर विलयन की विलेयता हमने मान ली कि 100 ग्राम है। भाई अब इसमें विलेय हम और अधिक नहीं घोल सकते, इसकी फिक्स विलेयता हो गई। अगर टेम्परेचर सेम रखें तो हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर हम अगर फिक्स रखें तो इस बर्तन की 1 लीटर बर्तन की जो विलेयता है वो हमने मान ली 100 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें विलेयता क्या है तो हमने आपको बताया कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसके अंदर और अभी इसी ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर का बर्तन है, इसमें मैं क्या और चीनी घोल सकता हूँ? आप कहोगे सर अभी आपने कहा अब नहीं घोल सकते क्योंकि 1 लीटर बर्तन की 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कैपेसिटी है वो कितनी है विलेय को घोलने की, 100 ग्राम। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्या? तो स्टूडेंट्स ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपसे पूछूं ये इस वाले एग्जाम्पल में आपसे पूछने लग जाऊं कि आप बताइए स्टूडेंट्स कि इसमें हम क्या और चीनी घोल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 लीटर का बर्तन है, इसमें 80 ग्राम चीनी है, इसका मतलब 20 ग्राम चीनी भी और घोली जा सकती है। तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके वो संतृप्त विलयन है, लेकिन ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर 1 लीटर में 130 ग्राम चीनी घोल दी। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि 1 लीटर में 100 ही ग्राम चीनी घुलेगी, अब आपने 130 ग्राम कैसे घोल दी? तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है ना, यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलेयता समानुपाती हो गई टेम्परेचर यानी तापमान की, जितना ज़्यादा तापमान उतनी ज़्यादा उसकी विलेयता होगी। तो अगर हम कहें कि ऐसा विलयन जिसमें अलग अलग तापमान पर, ठीक है ना, हम अलग अलग विलेय को घोल सकें, यानी अलग अलग विलेय की मात्रा को घोल सकें, तो ऐसा विलयन हमारा कहलाता है अति संतृप्त विलयन। मतलब अति संतृप्त विलयन में पहले से ही अधिक मात्रा में विलेय घुला होता है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं इसको बनाया ऐसे जाता है स्टूडेंट्स कि उच्च ताप हम लेते हैं और उसमें अधिक से अधिक विलेय घोलते हैं, फिर धीरे धीरे इसे ठंडा करते हैं तो हमारे पास जो विलयन आता है उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। और स्टूडेंट्स ये दोनों विलयन होते हैं हमारे स्थायी, जबकि अति संतृप्त वाला जो विलयन होता है स्टूडेंट्स ये हमारा अस्थायी विलयन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसको देख लेते हैं एक बार इनकी परिभाषाओं को। मैंने आपको समझा तो दिया, जो हमने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं बात करूं विलेयता के आधार पर तो विलेयता की परिभाषा क्या बताई हमने आपको कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। विलेयता में हमारे 3 तरह के विलयन आते हैं, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। मैंने बताया कि ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके तो वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। और ये दोनों विलयन याद रखना स्थायी विलयन होते हैं स्टूडेंट। वहीं अगर अति संतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है पहले ही और ये स्थिर नहीं होता अर्थात अस्थायी अस्थिर होता है तथा आसानी से असंतृप्त हो जाता है ये स्टूडेंट्स, यानी कि हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह उच्च ताप पर विलेय को घोलकर और फिर धीरे धीरे ठंडा करके इसे बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने विलेयता के आधार पर वर्गीकरण को समझ लिया, ठीक है ना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम बस इतना ही रखेंगे।
बाकी पढ़ेंगे कल। अभी हमारे वर्गीकरण जो है समझा दिए, ठीक है ना। एक समझा दिया हमने भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा हमने आपको समझाया विलय की मात्रा के आधार पर, और तीसरा समझाया विलयता के आधार पर। तो हमारे स्टूडेंट्स अभी लास्ट रह गया है अवयवी भागों की संख्या के आधार पर, और इसको हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कल। और फिर कल हम आपको पढ़ाएंगे विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कुछ विधियाँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।